नमस्कार देवी और सज्जनों, आलोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और जैसी कि रवायत है, सुबह का पहला वीडियो यानी चंडू खाने की गप। चंडू खाने के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक आध बार और बताऊंगा ताकि जो हमारे नए दर्शक जो हैं, जो नए श्रोता जो रहे हैं, वो समझ सकें कि चंडू खाना क्या होता है। चंडू दरअसल एक छोटी सी गोली टाइप की होती थी, जो अफीम का बाई प्रोडक्ट थी। उसका सेवन हुक्के में या उस तरह की किसी भी पदार्थ में किया जाता था। उस समय तक सिगरेट बहुत प्रचलित नहीं थे, इसलिए सिगरेट में नहीं होता था। और बड़े-बड़े अहाते होते थे जहाँ पर चारपाइयाँ लगी होती थी, क्योंकि इस चंडू का सेवन इतना मादक, इतना नशीला और इतना उत्तेजक होता था कि उसके बाद बड़े से बड़ा नशेड़ी भी कम से कम 1.5-2 घंटों के लिए चलने फिरने लायक नहीं रहता था, उसको सोना पड़ता था, तो चारपाइयाँ लगी रहती थी। और इस चंडू खाने में जो बातें होती थी, वो परग्रहीय होती थी। इस दुनिया की नहीं होती थी, वायवीय होती थी, अवास्तविक होती थी, लगभग नामुमकिन की, असंभव की हद तक। ठीक उसी तरह की बातें होती थी जैसी हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं, जिनको खुद पता चलता है कि वो क्या बोल रहे हैं या नहीं पता चलता है, या कुछ भी इस तरह की बातें। अभी आज चंडू खाने की गप की शुरुआत केरल के कुन्नूर से। 17 मुस्लिम लीग पार्षदों ने, हाँ मुझे पता है, IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेकिन मैं उसको नहीं कहूंगा क्योंकि मैं रजाकारों को भी AIMIM कहना पसंद नहीं करता। अश्विन ओवैसी रजाकारों की परंपरा के हैं, और ये जो IUML वाले हैं, ये सब के सब उसी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं जिसने इस देश की छाती को चीरा, और जहां मुसलमानों ने जिस संस्थान के जरिए हिंदुओं की बहुत ज्यादा जमीन पर कब्जा किया, हिंदुओं को मारा पीटा, करोड़ों हिंदू बेघर हुए। रातों रात अगर आप अपने नाम में इंडियन और यूनियन लगा लेंगे तो आपका चरित्र नहीं बदल जाता है। वहीं केरल के कुन्नूर के उन्हीं पार्षदों ने अल्लाह के नाम पर शपथ ली। बहुत बढ़िया, अल्लाह निगहबान है, अल्लाह तो बड़ा कारसाज है, बड़ा दयालु है, फलाना है, चिमालाना है, ढिमाका है। लेकिन इससे ठीक पहले भाजपा वालों ने अपने हुतात्मा साथियों को याद कर लिया था और भारत माता के नाम पर शपथ ले ली थी, तो उनकी पार्षदी रद्द कर दी गई। क्या केरल की सरकार वो दम दिखाएगी, या जो भी व्यवस्था है जिसने भाजपा के पार्षदों को निलंबित किया, क्या इन मियाँ जी लोगों पर कार्रवाई कर पाएगी? है इतनी हिम्मत? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मियाँ जी लोगों के लिए इस देश में अलग कानून है और हिंदुओं के लिए, 8वें दर्जे के नागरिकों के लिए अलग कानून है। मियाँ जी लोग दिन दहाड़े तलवार लहरा सकते हैं। उसी तरह ये जो निहंग नाम के गुंडे हैं, निहंगों के नाम पर जो गुंडई चल रही है, नीले घाघरे और बड़ी सी पगड़ी वाले, उत्तराखंड से लेके हिमाचल तक जिन्होंने हंगामा मचा रखा है, वे निहंग भी तलवार लहरा सकते हैं। लेकिन आप अगर एक हिंदू हैं तो आपका कलावा भी काट दिया जाएगा और आपका टीका भी पुछवा दिया जाएगा, जैसा कि अभी एक स्कूल में वहां की ईसाई प्रिंसिपल ने किया। हालांकि अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है, मामला उत्तर प्रदेश का था। लेकिन ये इस देश में हिंदुओं के साथ ही क्यों हो रहा है, और करने वाले कौन है? हिंदू हैं। अगर कोई परीक्षा है तो कलावा से कौन सी चोरी हो जाती है बे? मंगलसूत्र उतरवा लेते हैं, कानों की बालियां उतरवा लेते हैं, लेकिन 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 साहब, बुरके से फटती है, बहुत डर लगता है। बुरके को उतरवाना तो दूर, उसके बारे में बात तक नहीं कर पाती है, चाहे वो बिहार की स्वयंभू पुलिस हो, या उत्तर प्रदेश की, या असम की, या कहीं की। अभी नीट की परीक्षा में एक मोहतरमा अड़ गई अपने बाबूजी के साथ कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हम तो परीक्षा थोड़ देंगे, लेकिन हमको पहले ये करवा, और उस पर लोग ताली बजा रहे हैं। कर्नाटक की सरकार ने पिछले दरवाजे से चुपचाप लागू कर दिया, मामला सब जुडिस है, लेकिन उसने मामला लागू कर दिया कि अब आप हिजाब हिजाब पहन के आइए। छोटी बच्चियां हिजाब पहनी, अपनी हिंदू साथियों को अपने भेड़िए भाई जानों के पास ले जाएगी। इन सब का असर क्या होगा? हमारे नेता, हमारे
दुर्बुद्धि नेता, दुर्मुख नेता, पतित नेता, नीच नेता समझ नहीं पाते कि वो इस देश को आखिर ले कहां जाना चाहते। अब सवाल ये है कि कन्नूर के इन जिन पार्षदों ने अल्लाह के नाम पर, इसको आइडिया कहां से आया? भाई रजाकार ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला था, जय फिलिस्तीन बोल सकता है, वंदे मातरम नहीं बोल सकता है। मियाँ जी लोग नेताओं के पैर में एकदम चिपक जाएंगे, चाटने लगेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। एक अल्लाह माबूद है, उसके सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आपका झुकाव तो हमने वो देखा है कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में तो लौंडेबाजी सबसे बड़ा कर्म बन गई है। सवाल फिर से वही, क्या कन्नूर के उन लोगों पर कार्रवाई होगी? इसके साथ आगे बढ़िए। अब चलते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में की इसलिए आई क्योंकि 1990 में जिन सरला भट्ट की जिहादियों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी, दुष्कर्म वगैरह के बाद, एक दिन के बाद उनकी लाश मिली थी, उनको 36 वर्षों बाद न्याय मिलने की उम्मीद हुई है। एसआईटी, स्टेट की एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 5 लोगों को आरोपित बनाया गया है। दुखद बात यह है कि उसमें से 3 की मृत्यु हो चुकी है, एक पाकिस्तान भाग चुका है और एक जिहादी यासीन मलिक फिलहाल भारत की तिहाड़ जेल में, दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और वहां पर उसकी अच्छी खातिर तवज्जो की जा रही है। इसमें यासीन मलिक का भी नाम, ये यासीन मलिक वही है जो पहले हमारे प्रधानमंत्री भवन में प्रधानमंत्री के साथ गलबैया करता था, उसके अलावा राष्ट्रपति महोदय के साथ, और आज वो वही यासीन मलिक है। तो सत्ता बदलती है तो अंतर कैसे नहीं आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की याद इसलिए आई कि 2017 में एक याचिका दाखिल की गई थी आर्टिकल 32 के तहत कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर कार्रवाई हो, सुनवाई हो। आपको पता है सीजेआई, जेएस खेहर और डिप्टी डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी और इन लोगों ने रद्द कर दिया, कहा कि घटनाएं 1989-90 की हैं, 27 साल बीत गए, सबूत उपलब्ध नहीं। तो मिलॉर्ड या मिलॉर्ड का है कि ये तो मतलब औपनिवेशिक भाषा है, तो मालिक, सरकार, हुजूर, श्रीमन, श्रीमन ठीक है। तो श्रीमन, आप ये कहना चाहते हैं कि कोई अपराधी अगर 27 साल तक अपने अपराध छुपा ले जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं, क्योंकि सबूत नहीं है ना। और यहाँ एक की बात नहीं हो रही थी, यहाँ लाखों कश्मीरी हिंदुओं की बात हो रही थी, उसको आप लोगों ने, हालांकि इनमें परिचय दे दूं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के कारनामों से आप वाकिफ होंगे ही। को बहुत भव्य कर्म बताने से लेके एलजीबीटीक्यू से लेके तमाम ऐसे फैसले हैं जिसमें भारतीय परिवार और उस संस्था पर जमकर प्रहार किया है चंद्रचूड़ साहब ने। और खेहर साहब कौन है? सिख हैं, 84 के दंगे देख चुके हैं और वो भाई साहब कश्मीरियों के लिए मना कर देते हैं। और खेहर साहब ने क्या क्या फैसले दिए थे? ये वही जनाब हैं जिन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। मजा यहाँ कम नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष के शब्दों में अभी और मजा दूंगा मैं। फिर रिव्यू पिटीशन डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका भी जाहिर खारिज कर दी। और अब और मजा देखिए, 2022 में फिर क्यूरेटिव पिटीशन डाला गया। 3 न्यायाधीशों की बेंच बैठी, सीजेआई उस समय तक डीवाई चंद्रचूड़ हो चुके थे। और इसमें देखिए कि एक कश्मीरी भी, जस्टिस संजय किशन कौल, तो मेरे ख्याल से कश्मीरी हिंदू, और एक तो जस्टिस अब्दुल नजीर थे, उनके लिए तो क्या कहना, वो तो अपनी किताब और अपने संदेशवाहक के हिसाब से उनके लिए तो ये जलाल और इसका वक्त था।
उनके हिसाब से तो कोई अपराध ही नहीं हुआ था, क्योंकि भाई कश्मीर में जो कुछ हुआ वो तो कुरान सिखाता है, संदेशवाहक उसका उपदेश देते हैं, तो उसमें अपराध कहाँ है। 2022 में लेकिन मजे की बात की एक कश्मीरी हिंदू भी था और उसने भी क्यूरेटिव पिटीशन को, इसके बावजूद क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो गया। और जब 2022 से 23 तक नई याचिकाएं डाली गई और कहा गया कि भैया कुछ नहीं तो एसआईटी बनवा दो, एसआईटी जांच करवा दो, तो कोर्ट ने कहा कि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उसी सरकार ने 2024 में सरला भट्ट का केस खोला था और वही अभी आपको देखने को मिल रहा है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि यह देश एक बड़ा चंडूखाना है। और कल मैंने कोई ये एक वीडियो किया था, तो उसमें मैंने कहा कि सब कश्मीरी हिंदुओं का तो ये हाल है कि सब अभी भी खुद को कश्मीरी पंडित ही कहते हैं, कश्मीरी हिंदू कुछ नहीं कहते। इस पर किसी ने, भाई ने कहा कि नहीं वो तो चूंकि पढ़े लिखे लोग होते थे तमाम तरह के। भैया देखिए, ये वही बीमारी है जो बंगालियों को थी। कश्मीरियों का, कश्मीरियत का जो फोड़ा है ना, बवासीर, वो बहुत दुखदाई है। तभी तो वो मनोरोगी विक्षिप्त, जो खुद को कॉमेडियन भी कहता है, समय रैना, कहता है कि कश्मीरियों ने प्रतिकार नहीं किया, बहुत अच्छा किया। वह अपने तरफ से पूरे कश्मीर का ठेका ले लेता है, क्योंकि भाई जड़ों से उखड़े थे, तुम्हारे कष्ट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। लेकिन कुछ को तो बहुत सारा पैसा मिला, कुछ उसमें से नेता भी बन गए, और सारे कश्मीरी लगभग इस बीमारी से, राहुल पंडित हो जिसने शिकारा लिख दी, आदित्य राज पॉल हो, अनुपम खेर हो, ये सब के सब क्या करते हैं, समय रैना जैसों को ही वकालत करते हैं, लेकिन खुद को कश्मीरी हिंदू नहीं कहते। खुद को, जिन लोगों के साथ ये अत्याचार हुए हैं, जिन पंजाबियों के साथ, वो खेहर, जगदीश सिंह खेहर, जेएस खेहर का हाल मैंने आपको बताया है। तो ये जान लीजिए कि कश्मीरी हिंदू हिंदू हैं और वो पंडित नहीं होते हैं। वो तो लारू चचा का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने खुद को पंडित कहलवाने का शौक भी था और हिंदुत्व से घृणा भी थी, तो वो भाई साहब इसको ज्यादा प्रेरित किए और उस हिसाब से ये चीजें ज्यादा हुई। लेकिन चंडू खाने में अभी एक और दो बातें और भी हैं। मुंबई में एक खोजा शिया जाति से और एक्स मुस्लिम फैयाज प्रेम जी ने मातम करने वालों को कैप्सूल में चूहे मारने की दवा दे। अब बताइए, एक तो वो पृष्ठ जो है वो सियाही था और सियाही मातम करते हैं, क्योंकि जो दो बड़े सेक्ट हैं, सबसे बड़ा जो विभाजन है इस्लाम का, वैसे तो 38-40 विभाजन है और जातियां बहुतेरी हैं, लेकिन जो बड़ा विभाजन है शिया और सुन्नी का, वो तो इसी पर है कि मोहम्मद को एक तबका मान, मोहम्मद के बाद कोई नहीं, दूसरा तबका नहीं, खिलाफत हो सकती है, जिस खिलाफत के लिए गनी महात्मा ने पाव भरा आंदोलन किया था अली बंधुओं के साथ में। और इस देश को हमेशा गांधी हो या लारू हो, इन लोगों ने सोचा कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को आप खिला पिलाकर तुष्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। सांप्रदायिकता जड़ों में है इस्लाम के। जो किताब ये कहती है कि काफिर वाजिबुल कत्ल है, जो किताब ये कहती है कि पूरी दुनिया को तुम्हें इस्लामिक बनाना है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? उससे आप यही उम्मीद कर सकते हैं सभ्य समाज में उसकी कड़ी से कड़ी निंदा हो, लोग उससे दूर रहें। लेकिन भारत का अलग हिसाब किताब है। यूरोप से हम लोग बहुत प्रेरित, उसका गू बहुत लिया है, तो यूरोप भी प्रेरित था। अब यूरोप को समझ में आ रहा है, अमेरिका को समझ में आ रहा है कि कौन सा बवासीर उन्होंने पाल लिया है। ब्रिटेन में 2.5 लाख लड़कियों के ऊपर जो रेप गैंग के अत्याचार हैं, वो जब आ रहे हैं सामने तो मजा आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुरान पर, मोहम्मद पर और इस्लाम पर साफ साफ बोलने की रवायत नहीं चालू। ये जो खोजा शिया था फैयाज, ये ईरान और इराक भी पिछले 1 साल में कई बार गया था, अब उसकी जांच चल रही और इसने 14,000 कैप्सूल्स बनाए। अब आप सोचिए कि अगर इतनी बड़ी दुर्घटना होती तो क्या होता।
और इसने मुहर्रम को ही क्यों चुना? क्योंकि ये एक्स मुस्लिम भी हो गया था और इसका कहना था कि अगर इस्लाम को कोई पढ़ ले, मोहम्मद को जान ले, तो वो कभी इस्लाम में नहीं रहे। और उसकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत। दो बातें याद रखिए कि इस्लाम हारे हुओं का मजहब है, कहीं भी जीतने वालों का मजहब नहीं रहा है इस्लाम, सब हारे हुए लोगों का मजहब। और दूसरा ये कि इस्लाम को अगर आपने जान लिया, अगर कुरान पढ़ ली, मोहम्मद का चरित्र जान लिया, जीवन जान लिया, तो आप कम से कम मोहम्मदवादी नहीं रहेंगे, अगर आप इंसान हैं तो। हाँ, बाकी तो इस दुनिया में 2 अरब के आसपास मुसलमान क्या। और चंडू खाने की गप में अंतिम बात सेशेल्स की। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा पर गए, वहां उनको पुरस्कार मिला, पुरस्कार में स्पेलिंग मिस्टेक थी और वो पुरस्कार पहली बार मिला। 1.5 लाख की आबादी वाला छोटा सा द्वीप है और प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे राजनेता हैं भारत के जो सेशेल्स गए हैं। लेकिन विपक्षियों ने, मतलब इनकी आलोचना का स्तर क्या हो गया है कि 150 क्रेडिट लाइन इतना दे दिया तो उनको मिल गया, पुरस्कार ले रहे हैं। अरे भाई 10 इस्लामिक कंट्रीज ने भी दिया है, वहां भी खरीद लिया। कुल मिलाकर 30-32 सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुके हैं मोदी, वो भी खरीद लिए। और खरीद लिए तो खरीद लिए यार, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, देश का सम्मान ही तो हो रहा है। लेकिन सेशेल्स क्यों महत्वपूर्ण है? सेशेल्स नौसैनिक अड्डा, समुद्री निगरानी के लिए, वहां से अफ्रीका और हिंद महासागर में रणनीतिक पहुंच होती है। और चीन ने जो दबाव बनाया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कि भारत को चारों तरफ से घेरे, और उसमें फिर से एक बार चचा नेहरू, जिन्होंने कोको आइलैंड अपने बाप मोतीलाल नेहरू का समझ के दे दिया था बर्मा को, और बर्मा ने उसे चाइना को दे दिया। मात्र 20 किलोमीटर दूर चाइना रडार से लेकर सब कुछ बना चुका है, हम लोगों पर निगरानी करता है। लेकिन विश्व नेता लोकदेव श्रीमान नेहरू जी को ये सब कहाँ पता था? उनकी जेब में लाल गुलाब हो अचकन की, और रात के 12 बजे किसी भद्र महिला का वो दरवाजा खटखटा दें, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं। मोदी इसलिए गए हिंद महासागर के इस द्वीप में, क्योंकि हिंद महासागर अगर मोती नहीं संभला तो चीन की माला हमारे गले में पड़ेगी और उसको कोई बचा नहीं पाएगा। तो चंडू खाने की गप समाहित करने का समय आ गया है। और चंडू खाने की गप यही है, कुन्नूर के पार्षद अल्लाह के नाम पर शपथ लें, सुप्रीम कोर्ट नरसंहार की सुनवाई से मना करे, खोजा शिया प्रेम जी कैप्सूल बांटे, या मोदी सेशेल्स जाए। भारत का लोकतंत्र एक चंडू खाना है, यहाँ हर बात में गप है, हर गप में व्यंग्य है, हर व्यंग में सच्चाई है। और मेरे लिखने और बोलने का धर्म ही यही है कि हंसते हंसते मैं आपको सच बताऊं और चुभाऊं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपको मैं सवालों के साथ छोड़ जाता हूं। मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मुझे सभी सवालों के जवाब पता है। आप सोचिए, यही मेरा पुरस्कार है। व्यालोक वाणी पर अभी के लिए इतना ही। आप जिस तरह हमारे चैनल को स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए। थोड़ी सी रफ्तार अगर बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप चैनल की मदद करना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, ऊपर QR कोड भी लगा हुआ है। आप सभी के प्रेम और स्नेह का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, तब तक ये जय जय सिया राम।